गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट +2 कॉमर्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इससे पहले आपने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं कि शेयर और डिबेंचर्स में क्या मेन डिफरेंस है। देखिए, जब भी कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी शेयर्स को इशू करती है, और मतलब शेयर एक सर्टिफिकेट की तरह होता है, और वो सर्टिफिकेट हम लोग, जो बंदा हमारी कंपनी में पैसा लगाता है उसको हम लोग वो सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर होता है, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो कंपनी डिबेंचर्स को भी इशू करती है। डिबेंचर भी एक सर्टिफिकेट की तरह ही होता है, ठीक है। और डिबेंचर जब कोई भी पर्सन हमारी कंपनी को पैसे देता है तो उस बंदे को हम लोग एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जिसे हम डिबेंचर सर्टिफिकेट बोलते हैं और डिबेंचर बोल देते हैं, ठीक है। डिबेंचर और शेयर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि जो बंदा हमारी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, और जो पर्सन हमारी कंपनी में डिबेंचर में पैसा लगाता है उसे डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। ये आपका डिबेंचर है, उसे डिबेंचर होल्डर कहा जाएगा। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, जो कि आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो एक प्रकार की कंपनी की लायबिलिटी होती है, और ऐसा केवल कंपनी के ही केसेस में चल रहा है। कंपनी ही शेयर्स को, डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, कंपनी को उन डिबेंचर होल्डर को पैसा देना होता है। और एक और ख़ास बात है कि डिबेंचर होल्डर कंपनी की लायबिलिटी है और शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है। जो सबसे मेजर डिफरेंस है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड देते हैं, लेकिन डिबेंचर के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये इंटरेस्ट हम लोग 6 मंथ के अकॉर्डिंग पे करते हैं। पहले 6 मंथ में दिया जाएगा, फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, डिबेंचर्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल डिबेंचर के आगे लिखा हुआ मिलेगा, वही उनका पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सपोज कर लीजिए आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा 10% डिबेंचर्स। इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। 10% क्या लिखा मिल जाएगा आपको? डिबेंचर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये है आपका कंपनी अकाउंट, जिसमें अभी हमें पढ़ना है कि कंपनी डिबेंचर्स को इशू क्यों करती है। एक और खास बात है कि डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है ना, तो डिबेंचर कंपनी की एक लायबिलिटी होती है। कल को अगर कंपनी बंद होती है या कंपनी को नुकसान होता है तो सबसे पहले जो हमें पैसा पे करना होता है वो लायबिलिटी का पे करना होता है। तो डिबेंचर होल्डर को कंपनी पैसे कंपनी के बंद होने की केस में सबसे पहले देगी, और शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में मिलता है। ये आपको पता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट डिबेंचर्स होल्डर्स आर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स आप लोग जो है ना, मतलब एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप डिबेंचर्स को इशू करेंगे, ठीक है, 10 साल से ज़्यादा के लिए आप कभी भी कोई भी डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। यानी कि कंपनी को जब लोन चाहिए तो कंपनी 10 साल से ज़्यादा के लिए इशू नहीं कर सकती है। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो रोड बनाने में लगे हुए हैं, नदियाँ बनाने में लगे हुए हैं, पुल बनाने में लगे हुए हैं, इस प्रकार के प्रोजेक्ट के अंदर वो कंपनी 10 साल से ज़्यादा के लिए भी इशू कर सकती है, मतलब लोन ले सकती है। लेकिन उसकी भी एक मैक्सिमम एज दी हुई है, 30 साल से ज़्यादा के लिए वो इशू नहीं कर सकती है। आइए मैं अब आपको डिबेंचर्स की इस वीडियो के अंदर थ्योरी बताता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। कहते हैं मीनिंग ऑफ डिबेंचर, इन एडिशन टू रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर ए कंपनी रिक्वायर्स फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। कंपनी शेयर्स के अलावा जब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए तो कंपनी क्या कर सकती है? मे बोरो का मतलब हो रहा है कंपनी एक प्रकार का लोन ले रही है। मनी बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर देगी, यानी कि सर्टिफिकेट इशू कर देगी और बदले में क्या ले लेगी? लोन ले लेगी। ए डिबेंचर इशूड बाय कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट। डिबेंचर यूजुअली एक सर्टिफिकेट की तरह होता है, गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी, जिसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगी होती है, सील लगी होती है। दस ए डिबेंचर इज ए रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट। इस तरीके से डिबेंचर जो है
एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट है, यानी कि एक लाइबिलिटी का रिटर्न प्रूफ है टेकन बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने लिया है, एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये डिबेंचर जब भी कंपनी इशू करेगी उसके ऊपर कंपनी की सील होगी, यानी कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक रिटर्न प्रूफ है डिबेंचर आपका कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है। ए डिबेंचर सर्टिफिकेट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम, जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर क्या क्या बातें लिखी मिलेंगी। रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट, आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए का डिबेंचर इशू करे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया है, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर डेट ऑफ रिडम्पशन, यानी कि रीपेमेंट का मतलब हो गया हमने कब वापस करनी है, 10 साल के बाद वापस करनी है, तो उसे हम रीपेमेंट या रिडम्पशन भी बोलते हैं। रिडम्पशन, इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस करना, और वो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है एट ए स्पेसिफाइड डेट, डेट भी उसमें मेंशन होती है, एंड द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स %, और जो भी डिबेंचर होता है उसके आगे लिखा हुआ मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो पैसा आपको कब वापस करना है, ठीक है, और इंटरेस्ट आपको कब देना है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 230 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, सेक्शन 230 कंपनी एक्ट 2013, डिबेंचर्स इंक्लूड, डिबेंचर में क्या क्या आता है, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज इन ए कंपनी। ये डिबेंचर की अलग अलग फॉर्म है, चाहे डिबेंचर स्टॉक्स की फॉर्म में हो, चाहे डिबेंचर के बॉन्ड की फॉर्म में हो, और कोई और सिक्योरिटी हो, वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, ठीक है। इसमें कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज का मतलब है, मैं आपको समझाना चाहूँगा, मान लीजिए जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपकी किसी प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी रखने के बाद आपको लोन देता है। उसी प्रकार जब कंपनी कोई भी डिबेंचर इशू करती है, मतलब सामने वाली पार्टी से पैसा लेती है और उसको डिबेंचर का सर्टिफिकेट देती है, तो सामने वाली पार्टी हमारे को पैसा क्यों देगी, तो ये हो सकता है कि हम उसके पास अपनी कोई किसी प्रॉपर्टी का या किसी एसेट का उसको कागज़ जमा कराएं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, एक प्रकार की सिक्योरिटी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ए चार्ज। वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज हो सकता है ऑन द एसेट, मतलब हम किसी प्रॉपर्टी को उस कंपनी के पास, मतलब कंपनी जब भी लोन लेगी उस पर्सन के पास एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखेगी, या मोर्टेज बोलते हैं उसको, मोर्टेज रखेगी ऑफ द कंपनी और नोट, चाहे हम कोई चीज़ गिरवी रखें या ना रखें। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो गिरवी रखने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, तो कंपनी को रखनी पड़ भी सकती है, या सामने वाली पार्टी हमसे डिमांड भी कर सकती है कि हमें आप एज ए सिक्योरिटी कुछ दो, तब हम लोग आपको डिबेंचर की फॉर्म में क्या करेंगे, लोन देंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं एज ए चार्ज और नोट। जब आप सिक्योरिटी रखेंगे तो चार्ज बोलेंगे, और अगर आप सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो उसका मतलब है विदाउट सिक्योरिटी आपने लोन लिया हुआ है। अगला बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए डिबेंचर, डिबेंचर की क्या क्या फीचर होती है। ए डिबेंचर इशूड बाय ए कंपनी इन द फॉर्म ए सर्टिफिकेट, डिबेंचर कंपनी एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में इशू करती है, विच इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी, जो कि एक प्रकार का रिटर्न प्रूफ होता है जो कंपनी ने लिया हुआ है। ए डिबेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी की सील होगी। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट, उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसके ऊपर रेट लिखी होगी कि आप वो वापस कब करेंगे। एज पर कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिबेंचर्स हैविंग ए मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी 10 साल से ज़्यादा के डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू का मतलब होता है जिस दिन हम इशू करते हैं उससे ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा के लिए इशू नहीं कर सकती है। हाउएवर, एक कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में लगी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, नदियाँ बनाने के लिए, कैन इशू डिबेंचर्स फॉर मोर देन 10 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो अब 10 साल से ज़्यादा समय के लिए कंपनी वो पैसा ले सकती है, लेकिन वो 30 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। इसका मतलब है कि 30 साल के अंदर हमारे को पैसा वापस करना पड़ेगा। यूजली द डिबेंचर्स आर इशूड विद स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी आपको बताया है कि डिबेंचर के आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज कॉल्ड कूपन रेट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कूपन रेट क्या होता है, 1 नंबर में आ जाता है। जो भी डिबेंचर के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ईयरली हिसाब से पे करना होता है, ठीक है, वो उस डिबेंचर के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि आपको इतने % रेट पे ये डिबेंचर इशू किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूपन रेट बोलते हैं। ए डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर एट दिस स्पेसिफाइड रेट एज मेंशन इन द सर्टिफिकेट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड नॉर्मली आफ्टर एवरी 6 मंथ, इस बात को भी ध्यान रखना है।
डिबेंचर के ऊपर नॉर्मली 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे किया जाता है। वेदर द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट और नॉट, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं, चाहे कंपनी को मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, तो पार्टनरशिप फॉर्म ने अगर लोन लिया हुआ है तो उसका 6% के हिसाब से आप मिनिमम इंटरेस्ट पे करते हैं या एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। इसी प्रकार डिबेंचर के अंदर भी चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन उसे इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। ए डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, ये भी आपको बताया है कि जब भी आप डिबेंचर इशू करते हो तो उसके ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी जाती है। दिस मीन्स दैट इफ द कंपनी इज अनएबल टू repay the debentures as per the terms of the issue, the debenture holder can move the court and realize their money by getting the assets of the company sold. कल को अगर कंपनी पे नहीं करेगी तो हम इस एसेट को बेच करके भी पैसा रिकवर कर सकते हैं। फंड्स रेज्ड बाय द इश्यू डिबेंचर्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर एंड यूजुअली द डिबेंचर्स आर पेड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड such as 7 years, 10 years or 12 years. As such, the loan raised by the issue debenture is also called the loan capital. इस बात को ध्यान रखना है कि डिबेंचर को हम लोग लोन कैपिटल भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिबेंचर भी एक लोन की तरह ही होता है। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, ये आपका एक सबसे सस्ता साधन है, चीप है, आपको सस्ते में पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है सर बॉन्ड। बॉन्ड भी बिल्कुल डिबेंचर की तरह ही है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू डेट ऑफ डिबेंचर। ट्रेडिशनली bond have been issued by the government, but nowadays these are also being issued by various semi-government and non-government organization. बॉन्ड भी बिल्कुल डिबेंचर्स की तरह ही होता है, ठीक है। ये इशू कौन करती है? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, सेमी गवर्नमेंट भी कर सकती है और नॉन गवर्नमेंट भी कर सकती है। पहले इसका राइट केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास ही था इशू करने का, लेकिन अब इसे सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी इसे इशू कर सकता है। बॉन्ड्स में और डिबेंचर्स में एक मेजर डिफरेंस है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। वो डिफरेंस किस बेस के ऊपर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है। जो अब डिबेंचर है, डिबेंचर के बिल्कुल आगे लिखा हुआ मिलेगा 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। जैसे अगर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिला है 10% डिबेंचर, तो इसका मतलब है इस डिबेंचर के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपका पर एनम के हिसाब से होता है, पर ईयर के हिसाब से होता है। जितने का भी आपने लोन लिया हुआ है उस लोन का मतलब जितने भी आपने डिबेंचर इशू किए हुए हैं उसका 10% के हिसाब से कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, शुरू से इसके आगे मेंशन नहीं होता है। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। डिबेंचर्स आर इशूड विद ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेयर एज बॉन्ड्स कैन बी इशूड विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द केस ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। तो मेजर डिफरेंस बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में यही है कि डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मेंशन होता है, लेकिन बॉन्ड के ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है। बॉन्ड को आप डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी को जब भी पैसों की ज़रूरत है ना, तो कंपनी सामने वाली पार्टी से, मान लीजिए आपने 100 रुपये का लोन लिया है, तो आपको सामने वाली पार्टी 100 रुपये का लोन नहीं देगी, बल्कि वो आपको 80 रुपये का लोन देगी और 20 रुपये आपको ऑलरेडी क्या कर लेगी, काट करके देगी। लेकिन जब आपको, चाहे आपने वो 5 साल के लिए इशू करें हैं, चाहे वो 1 साल के लिए करें हैं या 10 साल के लिए करें हैं, तो 10 साल के बाद जब भी आप कंपनी को पैसा वापस करेंगे तो वो पूरा 100 रुपये का 100 रुपये ही करेंगे। यानी कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, तो आपको केवल 80 रुपये ही मिले हैं, आपको लोन की फॉर्म में केवल 80 रुपये ही मिले हैं, लेकिन आपने जो रिटर्न करने हैं वो 100 रुपये वापस करने हैं। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वही आपका क्या है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड है या जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मेंशन नहीं होता है। अब जो ये 20 रुपये का डिफरेंस आया है, ये 20 रुपये ही आपका इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपने ये बॉन्ड 10 साल के लिए इशू करे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 रुपये को आप जितना भी इनका डिफरेंस आया है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 2 रुपये। तो पर ईयर का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 2 रुपीज़ रहेगा। तो ये है मेजर डिफरेंस कि डिबेंचर्स के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मेंशन होता है, लेकिन डीप डिस्काउंट बॉन्ड के अंदर या जीरो कूपन बॉन्ड के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है। ए डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो बॉन्ड इज वन विच इज इशूड विदाउट प्री फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स इशू प्राइस इज हैवीली डिस्काउंटेड। मैंने आपको बता दिया जो इशू प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करके दिया जाता है, यानी कि आपको 100 का 100 रुपये लोन नहीं दिया जाएगा बल्कि 80 रुपये दिया जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड द रिडम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट द टोटल इंटरेस्ट। रिडम्पशन का मतलब होता है हमें वापस कितना करना है, हमने 80 रुपये लिया है लेकिन वापस 100 रुपये करना है, तो 100 और 80 के बीच का जो डिफरेंस है
ठीक है, उसी को हम 20 रुपये बोलते हैं, वही आपका क्या है, इंटरेस्ट है। और हम इसको इसके मतलब जितने समय तक के लिए आपने बॉन्ड इशू करे हैं उसको उतने टाइम पीरियड में उस इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका इंटरेस्ट का बर्डन किसी एक साल पे ना रह करके हर साल में क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ए प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द टोटल इंटरेस्ट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि आप हर साल जो भी आपका इंटरेस्ट का लॉस है उसे प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करते रहेंगे, चार्ज करते रहेंगे। तो ये था डिफरेंस आपका डिबेंचर्स और बॉन्ड के बीच में। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर आप बताइए कितने तरह के होते हैं। डिबेंचर होते हैं भैया हमारे पास टोटल में 7 टाइप्स के। सबसे पहला आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? सिक्योर्ड डिबेंचर वो होता है जिसके पीछे आप किसी न किसी प्रकार की सिक्योरिटी को रखते हैं। सिक्योर्ड का मतलब हो गया अगर कंपनी से आप लोन लेते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, आपने अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक आपसे किसी न किसी सिक्योरिटी को, कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखवाएगी, उसके बदले में आपको लोन देगी। तो इसका मतलब हो गया बैंक ने अपने लोन को जो आपको दिया है वो सिक्योर कर लिया और आपकी प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी रख लिया। उसको हम लोग बोलते हैं मोर्टेज। मोर्टेज का मतलब होता है बंधक रख लिया, एज ए सिक्योरिटी रख लिया और बदले में आपको लोन दे दिया। तो कंपनी भी जब जिंदगी में अपनी कभी भी डिबेंचर्स को इशू करती है तो सामने वाली पार्टी जो हमारे को पैसा देगी तो हमारी किसी न किसी सिक्योरिटी को, मतलब किसी न किसी एसेट को क्या करेगी, एज ए सिक्योरिटी अपने पास गिरवी रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 बातों का ध्यान रखना है हमारे को। मान लीजिए कंपनी ने अपनी किसी एक पर्टिकुलर एसेट को कंपनी के पास, उस पर्सन के पास गिरवी रख दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी तो हमारे पास ही है लेकिन हमने उसके कागज उस बंदे को दे दिया जिसने हमारे को लोन दिया है। क्लियर? तो उस बंदे को हमें एक बात ध्यान रखना है, अगर वो हमारे को उस प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट नहीं देता है जिस बंदे के पास हमने सिक्योरिटी रखी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? फिक्स्ड चार्ज बोलते हैं, जिसमें हम उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी को कागज या अपनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी के कागज उस पर्सन के पास एज ए सिक्योरिटी रख दिए हैं और अगर हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्लोटिंग चार्ज। इट मीन्स जो भी कंपनी ने प्रॉपर्टी सामने वाली पार्टी के पास गिरवी रखी है, अगर वो उसको यूज नहीं कर सकती है तो उसको फिक्स चार्ज कहेंगे, अगर वो उसे यूज कर सकती है तो उसे फ्लोटिंग चार्ज कहेंगे। इन केस अगर फ्यूचर में कंपनी अगर उस पैसे को नहीं दे पाती है तो सामने वाली पार्टी के पास जो भी प्रॉपर्टी हमने गिरवी रखी है सामने वाले पर्सन के पास, उसके पास बेचने का अधिकार होता है। मान लीजिए कंपनी ने क्या करा है, लोन लिया है, मतलब एज ए डिबेंचर की फॉर्म में, और मैंने 3 अलग अलग पार्टी से लोन लिया है और 3 अलग अलग पार्टी को मैंने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले वाली पार्टी होगी सबसे पहले उसको हमारी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार होगा, फिर दूसरी पार्टी को बेचने का अधिकार होगा और फिर तीसरी पार्टी को उसको सेल करने का अधिकार होगा। तो इसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। और इंडिया के अंदर सारे के सारे जो है ना डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर ही इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिबेंचर भी बोलते हैं। ये ऐसे डिबेंचर है जब भी कंपनी इनको इशू करती है इसके बदले में कोई भी सिक्योरिटी हम लोग एज ए सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखते हैं, एज ए प्लेज नहीं रखते हैं, एज ए मोर्टेज नहीं रखते हैं, उनको अनसिक्योर्ड डिबेंचर कहा जाता है और भारत में इस प्रकार के डिबेंचर इशू नहीं किए जाते हैं। तीसरा आपका आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड, जैसे आप लोग अपनी बाइक की रजिस्ट्री का, बाइक को आरसी बनवाते हैं, आप लोग अपनी गाड़ी की आरसी बनवाते हैं, आप लोग अपनी स्कूटी की आरसी बनवाते हैं, उसी प्रकार रजिस्टर्ड डिबेंचर के अंदर क्या होता है कि कंपनी जब सामने वाली पार्टी को क्या करती है, लोन देती है, तो कंपनी जिस भी पर्सन को लोन दे रही है ना, मतलब कंपनी लोन ले रही है और सामने वाली पार्टी से जिससे भी ले रही है, तो उसको जो सर्टिफिकेट इशू करेगी उस सर्टिफिकेट में उस पर्सन का नाम लिख दिया जाएगा और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन कर दिया जाएगा कि केवल इस पर्सन को ही क्या किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा। उसके अलावा ये डिबेंचर चाहे किसी के पास भी हो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस पर्सन के पास भी हमारी जो प्रॉपर्टी, मतलब जो सर्टिफिकेट होगा, वही हमसे आकर के, जिस बंदे के नाम ये सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड किया गया है, वही हमसे इंटरेस्ट का क्लेम कर सकता है, कंपनी से इंटरेस्ट का क्लेम कर सकता है। आप अपने आप को एक कंपनी मान के चलेंगे कि मान लीजिए मैंने शाम से पैसे लिए हैं तो मैंने शाम का नाम वहाँ रजिस्टर्ड कर दिया, तो शाम को ही मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करूँगा, पे करूँगा। नेक्स्ट आता है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर का मतलब होता है जिस भी पर्सन के पास सर्टिफिकेट होगा डिबेंचर का, वो हमसे आकर के इंटरेस्ट का क्लेम कर सकता है, चाहे वो मेरे पास है, चाहे वो आपके पास है, किसी के पास भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बियरर डिबेंचर। नेक्स्ट आता है रिडीमेबल डिबेंचर।
रिडीम का मतलब होता है वापस पे करना। ऐसे डिबेंचर जिनको कंपनी क्या करती है अपनी लाइफ टाइम में वापस पे कर देती है, एक टाइम पीरियड सेट किया होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो है ना कंपनी अगर वापस कर देगी तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। ये डिबेंचर हम लोग क्या कर सकते हैं कि टाइम पीरियड होगा, भाई मैंने अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया है, मतलब एज इफ इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो मैं उसको 10 सालों में पे करूंगा, तो हर साल क्या होता रहेगा 1-1 लाख के डिबेंचर क्या करते रहेंगे हम लोग, पेमेंट करते रहेंगे, उसे बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। और नेक्स्ट आपका आता है ई रिडीमेबल डिबेंचर और परपेचुअल डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको कंपनी अपने लाइफ टाइम में वापस नहीं करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। और इंडिया के अंदर ऐसे डिबेंचर इशू नहीं किए जाते हैं। इन लोगों का पैसा केवल जब कंपनी बंद होती है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ही वापस किया जाता है, अदरवाइज इनका पैसा वापस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको कंपनी एक ऑप्शन देती है कि फ्यूचर के अंदर आप अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग लायबिलिटी से क्या बन सकते हैं, ओनर बन सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर। लेकिन इसके अंदर एक खास बात है, सेबी ने हमारे को एक गाइडलाइन दी हुई है, आप कब डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिबेंचर्स को इशू किए हुए कम से कम 18 महीने यानी कि 1.5 साल हो जाने चाहिए, लेकिन 3 साल से पहले आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ द डिबेंचर्स, अगर आपका कल को मन बदलता है कि आप कंपनी में लगता है कि बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है और कंपनी केवल डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर देती है, आपको लगता है कि इंटरेस्ट का फायदा कम है, हमें कंपनी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, तो कंपनी अगर आपको ऑप्शन देती है जो कि स्टार्टिंग में इशू करते समय ही दिया जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसको फ्यूचर डेट में आप कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन ए शेयर एंड ए डिबेंचर। एक डिबेंचर और एक शेयर के अंदर क्या डिफरेंस है, मैंने हालांकि अभी आपको बता दिया है कि डिबेंचर एक लोन की फॉर्म में होता है, लेकिन शेयर एक कैपिटल की फॉर्म में होता है। जो पर्सन कंपनी को शेयर की फॉर्म में पैसे देते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर बोलते हैं, और वही हमारी कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। लेकिन जो पर्सन हमारे को डिबेंचर की फॉर्म में पैसे देते हैं वो कंपनी की लायबिलिटी होती है, उन्हें हम लोग डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। शेयर्स के ऊपर आपको जो प्रॉफिट होगा कल को, तो वो डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन डिबेंचर्स के ऊपर आपको हमेशा क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी फिक्स होता है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट हर हाल में पे किया जाएगा, लेकिन डिविडेंड आपको केवल प्रॉफिट के केस में ही पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लक्चुएटिंग और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट डिबेंचर्स के ऊपर क्लियर मेंशन होता है, और उससे ज़्यादा क्या मतलब हमारे को कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड इन केस ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अभी आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है और डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है, प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा नीचे वाले केस के अंदर, और इंटरेस्ट आपको हर हाल में दिया जाएगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी और कंपल्सरी रिडेम्पशन। वॉलंटरी का मतलब होता है मर्जी से और कंपल्सरी का मतलब होता है मजबूरी से। शेयर के अंदर इट इज एन द ऑप्शन ऑफ द कंपनी टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ शेयर्स बाय बाइंग बैक इट्स ओन शेयर। कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है, मान लीजिए जिस बंदे ने हमारे को शेयर की फॉर्म में पैसा दिया है, तो सामने वाला पर्सन हमारा शेयर होल्डर हो गया, और कंपनी अगर अपने शेयर्स को वापस परचेज करना चाहती है तो कंपनी सामने वाली पार्टी को पैसा देकर अपने शेयर्स परचेज कर लेगी, जो भी मार्केट में रेट चल रहा है। लेकिन डिबेंचर के अंदर क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। डिबेंचर का पैसा जो है वो इशू के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, वापिस किया जाता है। नेक्स्ट बोलता है प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। कल को जब भी कंपनी बंद होगी तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा पहले डिबेंचर का पैसा दिया जाता है, बाद में शेयर होल्डर का पैसा दिया जाता है। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, एक शेयर इज ऑलवेज अनसिक्योर्ड, दे बियर मोर रिस्क। इस बात का ध्यान रखना है, बिजनेस में भी इसका यूज होगा। शेयर एक रिस्की कैपिटल है, यहाँ पर आप पैसा लगाते हैं तो आपको रिस्क ज़्यादा होता है। डिबेंचर के अंदर रिस्क कम होता है, क्योंकि कंपनी कल को बंद भी होती है तो सबसे पहला डिबेंचर को पैसा वापस किया जाएगा, और डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मेंशन होता है, और वो कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमारे को वापस करना ही करना होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट, शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं, आपको पता है, लेकिन डिबेंचर्स को हम लोग डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं।
वोटिंग राइट्स के बारे में भी आपने पढ़ा है। शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। अब अगली बात चलते हैं। ये थे आप लोगों का मेजर डिफरेंस कि शेयर और डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। और फिर हमने ये पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। आपने पढ़ा है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ठीक है, रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर, और लास्ट में आपने पढ़ा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसके अलावा आपने डिबेंचर्स की फीचर्स के बारे में पढ़ा है और बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है। अब मैं आपको डिबेंचर्स को इशू करके बता रहा हूँ। डिबेंचर को इशू करने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ, इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम पहले की तरह है जैसे आपके शेयर्स को इशू करने का था। एक भी बात में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही नाम आएगा कि शेयर्स की जगह आपको क्या वर्ड यूज़ करना है, डिबेंचर्स वर्ड को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका इशू ऑफ डिबेंचर। आपको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको करना कैसे है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, देखिएगा डिबेंचर को देखिए, जैसे आपने, मैं दोनों को साथ साथ रिपीट करता हुआ चलता हूँ, आपको समझ में आता रहेगा। जब आप शेयर को इशू करते हैं और जब आप क्या करते हैं, डिबेंचर्स को इशू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए डिबेंचर के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, सपोज कर लीजिए लिखा हुआ है 10% डिबेंचर, तो इसका मतलब ये है कि डिबेंचर्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 10% दिया जाएगा, और ये हमें हर जगह मेंशन करना पड़ेगा। कहता है मान लीजिए मैं एट पार कर रहा हूँ और डिबेंचर को भी इशू किस पे कर रहा हूँ, एट पार कर रहा हूँ। इन दोनों में एक डिफरेंस और भी मैंने आपको बताया था कि शेयर को कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जा सकता है। कहता बताइए अब एंट्री क्या करेंगे। आप सबसे पहले एंट्री यहाँ लिखते थे, दिमाग में सोच लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री आप पास करते थे, अगर इक्विटी तो इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये एंट्री पास करते थे। बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, बिल्कुल सेम बात है। मैंने आपको बताया केवल शेयर की जगह डिबेंचर आ जाएगा। कंपनी भी जब डिबेंचर्स को इशू करेगी तो सबसे पहली एंट्री लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री जब पास करेगी तो आप ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे। यहाँ आप लिखेंगे डिबेंचर को हम शॉर्ट में डी भी लिख देते हैं, और जो 10% है इसके आगे लिखा मिलेगा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। आप देख सकते हैं ये पहली एंट्री है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, मतलब ये डिबेंचर में जाएगा। जैसे ये हमारा शेयर कैपिटल में जाता था, ये हमारा कहाँ जाएगा, डिबेंचर में जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, अलॉटमेंट को ड्यू करते थे, क्लियर। तो हम यहाँ ड्यू करते समय क्या एंट्री करते थे, मैं इक्विटी को हटा रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ इशू एट पार, और जब वो पैसा आता था तो आप लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपकी सेकेंड एंट्री थी। इसी प्रकार आपको डिबेंचर्स को भी पैसा मंगाना है, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो आप लिखेंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। इस बात का हमारे को ध्यान रख के चलना है कि आपने डिबेंचर को क्या किया है, ड्यू किया है। कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जब डिबेंचर का पैसा आएगा तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
इसके बाद आप लोग शेयर के अंदर फर्स्ट कॉल को ड्यू करते थे। अब वहाँ पर लिखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर आपके पास फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाता है। तो पैसा आने पे आप क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू करना है। तो आप क्या लिखेंगे, शेयर की बजाय आप लिखेंगे 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और जब आपके पास फर्स्ट कॉल का पैसा आता है तब उस केस में आप लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी प्रकार आप फाइनल कॉल का पैसा मंगाते हैं। ठीक है, आपने एक जगह ये भी पढ़ा था कि कई बार जो है ना, हम शेयर का पैसा सारा का सारा एप्लीकेशन पर इकट्ठा मंगा लेते हैं। तो उस केस में आप कैसे एंट्री करते हैं, ये बंद हो गया हमारा टॉपिक। फिर फाइनल कॉल आपको पता लग गया कि ऐसे ही होता है। तो कई बार आपके पास क्या होता है कि आप लोग सारा पैसा एप्लीकेशन पे इकट्ठा मंगवा लेते हैं। तो उस केस में आपको याद होगा कि आप क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद हम लोग सीधी एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम उसी प्रकार जब आपका सारा पैसा एक साथ इकट्ठा आ जाता है अगर, तो उस केस में आप यहाँ भी वही एंट्री करेंगे जैसी उसके अंदर किया करते थे, मतलब एक साथ इकट्ठा मंगवा लिया करते थे। तो वहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर लिख देंगे हम लोग सीधा ही, यानी कि एक ही कंबाइन एंट्री कर देंगे और सारा इकट्ठा कर दिया जाएगा। आइए मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ इन्होंने कैसे एंट्री कर रखी है। कहता है फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगी तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ऑन ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। उसके बाद ऑन रिफंड ऑफ मनी, अगर आप किसी का पैसा वापस करते हैं तो सेम पहले की तरह डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑन द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस अमाउंट मनी ऑन ए पार्सली एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। अगर आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है तो उसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हो, सेम पहले की तरह ही जैसे हम लोग शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट करते थे, यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और जब आप फर्स्ट कॉल का ऑन मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। जब आप फर्स्ट कॉल मंगाएंगे तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। इफ देयर आर मोर देन वन कॉल तो सेपरेट एंट्री फॉर ईच कॉल विल बी पास्ड। हर जैसे बताया इसने फर्स्ट कॉल के अलग होगा, सेकंड कॉल के अलग होगा, तो वो हमारे को बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि डिबेंचर्स के इशू की। आपको एक खास बात बता देता हूँ, इसमें केवल आपको 15 से 20 क्वेश्चन ही करने हैं और ज़्यादा इसमें नहीं करना है। केवल सिंपल इशू की एंट्री है, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट एंड कंसिडरेशन के टॉपिक है और कुछ भी नहीं है। अगले वीडियो में आपको इसके सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर कर देता हूँ।